देखिए, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 66 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह वक्त चुनावी रणनीति को धार देने का है, पिछली बार से ज्यादा सीट जीतने की रणनीति बनाने का है। लेकिन इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अजब मुश्किल में है। इस मुश्किल के पीछे है राहुल गांधी की वायनाड वाली सीट, जो चुनाव से पहले ही फंस गई है। जी हां, राहुल गांधी को यह सीट छोड़नी पड़ सकती है। 2024 का चुनाव उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल बेहद अहम है। पहला सवाल, 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, फिर उनके वायनाड से हटने की बात क्यों कही जा रही है? दूसरा सवाल, यह सवाल सबसे जरूरी है कि राहुल अगर वायनाड से हटते हैं तो यह फैसला कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा होगा या इसके पीछे उसकी कोई सियासी मजबूरी होगी? तीसरा सवाल, हाल के चुनावों में कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाई है, तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के लिए इन्हीं राज्यों में सेफ सीट ढूंढेगी? हम इन चारों सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल की बात है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। और हमारा पहला सवाल यही था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस वायनाड पर 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी, वो सीट कैसे फंस गई? अगर राहुल गांधी वायनाड से नहीं किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे तो इसकी नौबत क्यों दिखाई देने लगी है? यह आज की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी की वायनाड सीट फंस गई है। यह खबर बहुत बड़ी थी, हैरान करने वाली थी, इसलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता आशीष सिंह को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। पता चला कि इसके पीछे इंडिया अलायंस में शामिल सीपीआई का अल्टीमेटम है, जिसने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो यह गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेफ्ट फ्रंट के टॉप सोर्सेज ने बताया है कि इंडिया अलायंस में शामिल वाम दलों की अहम पार्टी और इंडिया अलायंस की मजबूत सहयोगी दल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव न लड़ें। सीपीआई का यह मानना है कि यह उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है। सीपीआई का सोर्सेज के मुताबिक यहां तक कहना है कि अगर राहुल गांधी इस दरखास्त को नहीं मानते हैं और वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और संभव है कि राज्य में इंडिया गठबंधन ही खटाई में पड़ जाए। जिस लेफ्ट को देश में डूबती हुई ताकत कहा जाने लगा है, वो भी कांग्रेस पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने जो खबर दी है वो बता रही है कि सीपीआई की तरफ से रखी गई शर्तें भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी और कड़ी है। हम आपको इसके 2 मेन पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, इसका पहला मेन पॉइंट, सीपीआई का कहना है कि राहुल को सिर्फ वायनाड की सीट ही नहीं, केरल से बाहर जाना होगा, लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ना होगा। राहुल की नई सीट क्या हो सकती है, इसे लेकर सीपीआई ने कांग्रेस को सुझाव भी दिया। सीपीआई का कहना है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से हो रही हो। खास बात यह है कि केरल में सीपीआई ने कांग्रेस के आगे जो शर्तें रखी है उसका समर्थन वाम मोर्चे की अगुआ पार्टी सीपीएम भी कर रही है। मतलब राहुल को वायनाड सीट से हटाने के लिए केरल में कांग्रेस पर चारों तरफ से प्रेशर है। अब यह कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो एक सीट के लिए गठबंधन में दरार का जोखिम उठाने को तैयार है या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक सीट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए ये राहुल गांधी की उस प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो अमेठी से चुनाव हारने के बाद वायनाड ने उनको सांसद के तौर पर दिया। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में वायनाड सीट छोड़ेगी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक सीट के लिए दबाव बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ दरअसल गठजोड़ में रहना नहीं चाहती। कांग्रेस को अगर केरल में गठबंधन बचाना है तो राहुल को केरल से बाहर निकलना होगा। वो इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस राज्य की किस सीट से लड़ेंगे, यह कांग्रेस तय करेगी। लेकिन यहां एक सवाल और है, जो लेफ्ट वायनाड सीट का दावा करके राहुल गांधी को केरल से आउट करने का मूड बना चुका है, उसकी दावेदारी में कितना दम है? जवाब के लिए वायनाड सीट का चुनावी गणित आपको दिखाते हैं। 2008 में वजूद में आई यह सीट वास्तव में किसका किला है, मैं ये आपको बताता हूं।
देखिए, 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को करीब 20,000 वोट से हराया और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,30,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। वायनाड सीट हर बार कांग्रेस के पास रही, फिर सीपीआई किस वर्चस्व का हवाला देकर राहुल को वायनाड सीट छोड़ने के लिए कह रही है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इंडिया अलायंस तो अभी बना है, इससे पहले केरल में कांग्रेस का मुकाबला वाम मोर्चे से होता था और यही बड़ी वजह है। और वाम मोर्चे में शामिल सीपीआई केरल की त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, मल्लपुरम और वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती रही थी। अब इसी का हवाला देकर सीपीआई इस बार कांग्रेस पर वायनाड सीट छोड़ने का दबाव बना रही है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी हालत देखिए। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की पार्टियां, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, यूपी में अखिलेश यादव, ये सब मिलकर कांग्रेस पर ही अपनी शर्तें लाद रहे हैं। क्या लोकसभा की 2 चुनावी हार ने कांग्रेस को इतना मजबूर कर दिया है? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस का जो फल हताशाजनक ही रहा है। फिलहाल भले ही वो तेलंगाना जीत चुके हैं, लेकिन इसलिए सब लोग अभी चाहते हैं कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हुआ तो कांग्रेस से क्यों नहीं ज़्यादा सीट हम ले लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, पंजाब दिल्ली तो अभी तो बात ही नहीं शुरू हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पहले जितना सीट में लड़ते थे उससे कम सीट में लड़े। देखिए, कांग्रेस वायनाड को लेकर इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर लड़कर 15 सीटों पर चुनाव जीता तो इसके पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना भी अहम फैक्टर माना गया। अब कांग्रेस केरल में सीपीआई की डिमांड के आगे झुकेगी या अड़ेगी? अगर झुकी तो केरल में बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर अड़ी तो गठबंधन टूट सकता है। मतलब इंडिया अलायंस का पेच राहुल की सीट को लेकर भी फंसा हुआ है और जिस बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन बना वो दक्षिण के 132 सीटों को साधने की मुहिम शुरू कर चुकी है। कल तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल पहुंचे। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने यहां पर जबरदस्त हमला किया। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। देखिए, दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी ने विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसका सीधा संदेश यह है कि दक्षिण को लेकर बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 132 लोकसभा सीटों में से केवल 29 सीटें जीत सकी थी बीजेपी और इनमें से 25 सीट उसे सिर्फ कर्नाटक से मिली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण में 50 सीटों का टारगेट सेट किया है और इसी टारगेट को पूरा करने की मुहिम में प्रधानमंत्री निकले हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि ये सीटें उसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मिल सकती हैं, जहां पिछली बार उसका खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीटें बढ़ी हैं, उससे दक्षिण में विस्तार को लेकर बीजेपी की उम्मीद बढ़ी है। बीजेपी का हालत ठीक नहीं है कर्नाटक छोड़ के, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है ताकि थोड़ा वहाँ से जो सीट कभी नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत सीट अगर कुछ सीट अगर मिल जाए तो उनका जो लक्ष्य है कि 400 पार, ये 400 पार होने के लिए बाकी जगह पे उनका मैक्सिमाइज हो चुका है। जिस जगह पे बढ़ना है सीट, जहाँ पे कभी नहीं मिला, उसका वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दक्षिण को
ज़्यादा ध्यान रहा है, खुद प्रधानमंत्री ध्यान दे रहा है। एक बात तो चला था कि प्रधानमंत्री खुद लड़ भी सकते हैं दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का किसी सीट से। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी 23 बार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं और 2024 में भी इसकी रफ्तार घटी नहीं है। यानी उत्तर का किला मजबूत करने के साथ ही वो दक्षिण में इंडिया अलायंस के खिलाफ बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहते हैं और ये तमाम दौरे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी मोर्चा है जिसे अपने ही झगड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक होनी थी। इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक घोषित किए जाने की बातें हुई, जेडीयू की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन बिना कारण बताए ये बैठक टाल दी गई। इसकी अगली तारीख क्या होगी ये भी नहीं बताया गया और इसी तैयारी पर इंडिया अलायंस मोदी को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है।